न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर प्राप्त कई अच्छे अनुभव बताते हैं कि हिंसा की रोकथाम से ही हिंसा का अंत होता है। बच्चों में व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में बाल संरक्षण नीतियों और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए माता-पिता की बढ़ती जागरूकता आवश्यक है। छोटे बच्चे अपने बचाव करने में भी अधिक अशक्त होते हैं। उनके लिए परिवारों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षात्मक भूमिका को मजबूत करने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाने होंगे। आइए देखते हैं माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी का संसद में दिया गया यह अभिभाषण, जो अल्पवयस्कों के विरुद्ध अपराध न हो सके से संबंधित है। सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदया, आज हम लोग एक बहुत संवेदनशील विषय के ऊपर जो प्रस्ताव फौजिया जी ने रखा है उस पर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि अभी राधा मोहन दास जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। कुछ एक बिंदु जो जयराम जी ने कहे वो भी विचारणीय थे, परंतु मुझे लगता है यदि हम इस पे व्यापक और खुले मन से विचार करेंगे तो इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है और कितना औचित्य नहीं है यह हमें बेहतर समझ में आ जाएगा। इस विषय को अगर हम देखें तो इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। एक है टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट, और दूसरा है जिसमें हम कहते हैं मॉरल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। यानी एक प्रश्न है कि किस प्रकार से हम इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, उसके लिए वैधानिकता का आयाम, यानी कैसे रूल्स, रेगुलेशंस और टाइट और स्पेसिफिक बनाए जा सकते हैं। परंतु उसी के साथ साथ जैसा भी जयराम रमेश जी ने कहा कि ये केवल लीगल एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता, इसके साथ एक मानसिकता का आयाम भी है। तो मैं यहां पर आपके माध्यम से सदन के समक्ष पहले इसके वैधानिकता के आयाम को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस संवेदनशीलता के साथ और किस सतर्कता के साथ इस विषय को उठाया है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और उसके बाद हम दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जो अल्पवयस्क हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का अपराध न संभव हो सके, इसके लिए हमारी सरकार ने कई बड़े वैधानिक फैसले लिए हैं, जिसमें एक बहुत क्रूशियल है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2016। फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019। और ये सारे कानून प्रभावी ढंग से लागू हो सकें, इसके लिए भी जो फंक्शनल अरेंजमेंट करने थे, यानी व्यवहारिक व्यवस्थाएं करनी थी, वह भी सरकार ने किया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, 29 अगस्त 2024 को एक शी बॉक्स लॉन्च किया गया है। दिस इज एन IT प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्किंग प्लेस। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था भी सरकार ने की। एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन है जो 669 डिस्ट्रिक्ट्स में 669 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है, और लगभग सभी यूनियन टेरिटरीज और IT को इसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को कवर करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि वैधानिकता के साथ मानसिकता से लड़ना भी एक चुनौती है, इसके लिए मंत्रालय ने, माननीय मंत्री महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं, मंत्रालय ने एक कैंपेन चलाया है, दैट इज चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज की चाइल्ड की, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई ऐसा एक लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साहब यह प्रक्रिया तो एक मैरिज का पार्ट हो गई, तो इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने आने के बाद जो प्रयास किए हैं, उसमें सबसे पहले जो पास्को एक्ट अमेंडमेंट की बात कही गई, ये एक्ट 2012 में यूपीए की सरकार लाई, परंतु मोदी जी की सरकार ने आने के बाद यह आवश्यकता महसूस की कि बदलते वातावरण में इसको और कठोर
और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने, जिसके विषय में राधा मोहन जी ने अभी बताया भी, कि सेक्शन 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42, 45 इन एक्ट्स में संशोधन किया, इनको और प्रभावी बनाया ताकि इनके द्वारा सजा भी कड़ी की जा सके और डेथ पेनल्टी तक की बात इसमें की जा सके। सेक्शन 4 और 5 जो प्रपोज अमेंडमेंट था, उसमें इस सीमा तक भी दंड का प्रावधान किया गया है कि जिसके द्वारा जिन केसेस में बहुत दुर्दांत अपराध किया गया है वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया जाए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह थी, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 ऑफ द पास्को एक्ट 2012 was also amended to address the menace of the child pornography, क्योंकि ये एक ऐसी चीज जिसका अभी उल्लेख कर रहे थे अग्रवाल साहब, ये एक ऐसी चीज है जिसने पिछले 12-15 वर्षों में ज्यादा भयानक और गंभीर रूप धारण किया है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे पूर्व का जो एक्ट था उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो जब ये एक्ट आया तो हमारी सरकार ने उसकी एक प्रॉपर सटीक डेफिनेशन की ताकि उसको सही ढंग से डिफाइन किया जा सके और उसके द्वारा अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बचने का कोई रास्ता न मिल सके। तो जो डेफिनेशन की गई है वो मैं बताना चाहता हूं, एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड विच इंक्लूड्स द फोटोग्राफी, वीडियो, डिजिटल, इवन कंप्यूटर जनरेटेड इमेज is indistinguishable from the actual child। इसके साथ आगे उसमें ऐड किया गया एडिशनली an image created, adapted, modified to depict a child would also be treated as child pornography। ये जो एक्ट में ये प्रावधान किया गया है सभापति महोदय, ये और भी प्रभावी बनाने के लिए था, क्योंकि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि किसी का भी चेहरा लगाकर किसी भी प्रकार की एक दूसरा किसी के बारे में एक छवि खराब करने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो उसके लिए भी और इसमें आगे व्यवस्था ये की गई, दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड द कार्टून्स, एनिमेटेड पिक्चर्स एंड अदर्स। अर्थात ये एक प्रभावी और व्यापक परिभाषा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इसमें करने का यह प्रयास किया गया ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी लूपहोल का फायदा व्यक्ति ना उठा सके। परंतु मैं यहां कहना चाहूंगा सर, जब हम कानूनी दृष्टि से एक दौर में इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं कहीं पर हमें बिल्कुल ईमानदारी से विचार करना होगा कि हम कहीं कानूनी कवर देकर तो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं उन चीजों को छुपाने का। इस संदर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा, 14 जून 2013 को केरल की सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भारत में मैरिज की एज लड़कियों की 18 साल है, उसके नीचे की भी मैरिज को अनुमति प्रदान कर दी जाए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आदेश को पारित करना, क्या चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज को कानूनी जामा पहनाना है या नहीं? फिर भारी विरोध हुआ महोदय। उस समय यूडीएफ की सरकार थी, वर्तमान एलडीएफ की सरकार नहीं थी, मगर भारी विरोध हुआ। तो फिर 27 जून 2014 को उन्होंने अमेंडमेंट किया। और क्या अमेंडमेंट किया, मैं सभापति महोदय ध्यान में रखा, वो कहते हैं ये 28 जून 2014 से पहले के जो विवाह हैं उनको करेगा, आगे नहीं लागू होगा। मैं यहां कहना चाहूंगा, ईमानदारी से इस पे विचार करिए। आप वोट बैंक के तुष्टीकरण के आधार के ऊपर चलते हुए अगर एक नजरिए से कानूनी जामा पहनाने का प्रयास करेंगे बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अब्यूज को, आप कहेंगे कि साहब मैंने इसको मैरिज का रूप दे दिया, तो यह सर्वथा गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस विषय पे विचार करना है तो ईमानदारी से विचार करना चाहिए। यहां मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहां ऐसी तमाम समाचार आए, जिसमें एक का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हैदराबाद में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को विदेश से लोग आते हैं और टेक्निकली मैरिज करके प्रैक्टिकली उन्हें खरीद कर ले जाया जाता है सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। यह मैं घटना बताना चाहता हूं कि एक घटना है, ये
ये भी 2013 की घटना है, 2014 की घटना है कि हैदराबाद में क्लास 8 की बच्ची है जिसका नाम है नूर जहां। वो स्कूल आती है, अचानक कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर देती है। उसके साथी लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसकी शादी कर दी गई है और शादी जिससे की गई है वो 65 साल के व्यक्ति हैं। अब सुनिए इसके बाद, परंतु मुझे इस बात के ऊपर let him complete then. ये ऑफिशियल केस है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यदि इसमें सभापति जी यदि इस विषय पे आपत्ति है तो नाम को डिलीट कर दिया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि ईमानदारी से दिल की इच्छा है इन चीजों से लड़ने की तो आइए और इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए। फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, एक और बच्ची है, उसका केस आता है जनवरी 2014 में हैदराबाद के संतोष नगर थाने में। और इतनी आश्चर्यजनक बात उठ के उभर के सामने आती है कि एक 16-17 साल की बच्ची आकर शिकायत करती है। किस बात की शिकायत करती है सभापति महोदय, पूरे सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसकी 5वीं शादी की जा रही है। 16-17 साल की आयु में उसकी 5वीं शादी की जा रही है। यह शादी के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, और वह यह भी विवरण देती है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है। अगर सेक्सुअल अब्यूज की बात करनी है चाइल्ड के लिए तो मेरा मानना है पूरे ओपन माइंड से बात करिए और पूरी ईमानदारी से बात करिए, तो मेरे विचार से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि यदि मानसिकता से लड़ना है तो मानसिकता के ऊपर कोई राजनीति की संभावना नहीं होनी चाहिए, मानसिकता बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। और यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं सर अभी बता, अब मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारी सरकार ने इस पे कितनी संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी सरकार ने चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए 3500 केसों के मामले में इंटरपोल की मदद ली है। यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार ने सिर्फ देश की सीमा ही में नहीं, अगर सीमा के बाहर जाकर भी कहीं चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है उसको भी लड़ने का संकल्प, क्षमता और दृढ़ता दिखाई। इसलिए सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम इस विषय पे ईमानदारी से बात करें, आज भी यदि हमारे प्रतिपक्षी पूछना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत के कानून में आज भी विधान यह नहीं है कि 9, 10 या 11, 12 साल की बच्ची से विवाह किया जा सकता है? क्यों नहीं खड़े होते उसके विरुद्ध? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस विषय के ऊपर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर आगे खड़े होना चाहिए, ना कि राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर। यदि हम यह करेंगे तभी हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि हम चाइल्ड अब्यूज की वैधानिकता और मानसिकता दोनों पे हम कंट्रोल रख सकेंगे, so that we will be able to control these things both legally and also the morally। अब यहां पर मैं एक विषय और भी यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिस प्रकार का विचार मैं मानसिकता को लेकर कहना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई, आप याद करिए उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। और नशे जैसी चीज को तो एक व्यक्तिगत
स्वतंत्रता मानना चाहिए और कहीं कहीं पर तो सोशल डिग्निटी दी जानी चाहिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि हम कभी भी इस चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है, हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें, तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार तो बच्चों के कल्याण के लिए संकल्पित होने का भाव तो अपने विचार और संस्कार लेके में आती है, क्योंकि हम तो वो हैं जिन्होंने श्री रामलला विराजमान को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। विषय में बोल रहा हूं सर, क्या आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक नहीं अनेक उदाहरण है कि भगवान कृष्ण भी जब बाल कृष्ण थे तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा था, और भगवान राम जब बालक राम थे तो याद करिए जो हम ये भजन गाते हैं ना, भय प्रकट कपाला, उसमें क्या लाइन है? ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए इनको समस्या क्या हुई, वो उस लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी जग उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका अर्थ जानते क्या है? कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम से बनते हैं, वो हमारे, कौशल्या जी कह रही, वो हमारे उर में आकर हमारे गर्भ में आप प्रवेश कर गए। ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता है। सुनत धीर मत थिर न रहे, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, वो व्यथित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वही विचलन आज हमें अपोजिशन में देखना पड़ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम सबको इस विषय के ऊपर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। वैधानिक पक्षों पे मोदी जी की सरकार ने जितने सुदृढ़ कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने के लिए कृत संकल्पित है, इसके लिए कोई एडिशनल और चेंज करने की वैधानिक आवश्यकता अभी इस समय मुझे नजर नहीं आती है। परंतु मानसिकता के स्तर पर लड़ने की आवश्यकता हमें पूरी नजर आती है, और इसके लिए हम सबको वोट बैंक की राजनीति और सियासत नफे नुकसान से ऊपर उठना पड़ेगा। तब हम देखेंगे भारत एक नया स्वरूप ले रहा है। तो भारत के वो बच्चे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की बात कही है, तो यही बच्चे हैं जो इस अमृत काल के समय में जब वो अंत हो रहा होगा, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब वो महत्वपूर्ण स्थितियों में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। यही देश का भविष्य है। तो मैं सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है, और हमारे सामने एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। वर्तमान में हम सही मानसिकता पे चले तो गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके पीछे के कारणों और उनके बीच के परस्पर क्रिया को समझें। बाल संरक्षण प्रणालियां सभी बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में बाल हिंसा के जोखिम के हर पहलू को संबोधित करने का प्रयास करती हैं। सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्र सहित भागीदारों के साथ यूनिसेफ बाल संरक्षण प्रणालियों के सभी घटकों जैसे मानव संसाधन, वित्त, कानून, मानक, शासन, निगरानी और सेवाएं को मजबूत करने को बढ़ावा देता है।